हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आनंद इंस्टीट्यूट शिवगंज यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में अपन ने कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, मांग की परिभाषा, मांग अनुसूची, डिमांड शेड्यूल और मांग वक्र, डिमांड कर्व के बारे में जाना था। आज हम पढ़ने वाले हैं मांग अनुसूची को ही आगे पढ़ने वाले हैं, मांग अनुसूची को और मांग के नियम को। सबसे पहले बात करते हैं मांग अनुसूची क्या होती है। ठीक है, जो प्राइस और जो क्वांटिटी दो उसको एक शेड्यूल के रूप में शो करना क्या है, मांग अनुसूची। अब उसमें मांग अनुसूची कितने प्रकार की होती है, डिमांड शेड्यूल कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, एक तो होता है व्यक्तिगत मांग सूची, एक होती है बाजार मांग सूची। अब सर व्यक्तिगत मांग सूची क्या होती है? व्यक्तिगत मतलब कि पर्सनल, मतलब कि क्या होगी, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। बात करते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की, तो यहाँ पर देखिए दी हुई है प्राइस और क्या दी हुई है, क्वांटिटी। प्राइस ऑफ एक्स, क्वांटिटी ऑफ एक्स। वापस रिलेशन वही है, जैसे प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लोग क्या करेंगे, कम खरीदेंगे। जैसे ही प्राइस कम हो जाएगी लोग ज़्यादा खरीदेंगे। यहाँ देखते हैं, चलिए। अब यहाँ पर प्राइस कितनी है, 1 रुपीज़। कितनी है, 1 रुपीज़। तो क्वांटिटी ऑफ एक्स कितनी है, 4 है। कितनी है, 4 यूनिट्स। जैसे ही प्राइस बढ़कर 2 रुपये हो जाती है तो क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम, 3 रुपीज़। फिर प्राइस कितनी हो गई, 3 रुपीज़, तो क्वांटिटी कितनी हो गई, 2। एंड कंसिक्यूटिवली ऐसे हो रहा है, जैसे ही प्राइस 4 रुपीज़ हो गई तो कितनी हो गई, 1। अब ये किसकी दी हुई है, ये प्राइस ऑफ एक्स और ये कौन है, ए है। कौन है, ए। तो ये तो क्या हो गई, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मतलब कि व्यक्तिगत मांग अनुसूची। अब बात करते हैं व्यक्तिगत मांग क्या होती है। व्यक्तिगत मांग मतलब एक व्यक्ति द्वारा जो मांग की जाती है वो कौन सी मांग है, व्यक्तिगत मांग। चलिए बात करते हैं, किसी एक निश्चित समय में एक उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा। इसको आप वापस समझ सकते हैं, किसी एक निश्चित समय में एक उपभोक्ता द्वारा, कितने उपभोक्ता के द्वारा, एक कंज्यूमर के द्वारा जो डिमांड की जाती है उसे क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत मांग। तो यहाँ पर खाली कौन है, यहाँ पर ए है। कौन है, ए। और अब आपको समझना है अर्थशास्त्र में क्या होता है, एजम्पशंस होती है, मान्यताएं होती है। यहाँ पर ये माना गया है कि इस बाजार में 2 कंज्यूमर है। कितने कंज्यूमर है, 2। तो यहाँ पर अपन ने ले लिया ए और बी, तो ये क्या हो गई, बाजार हो गया। क्या हो गया, एक से ज्यादा कंज्यूमर क्या हो गया, बाजार। ऐसा अपन ने माना है। तो अब देखो बाजार में क्या होता है, जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको फिर जोड़ा जाएगा। क्या होगा, जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर अभी ए तो था ही, अब अपन बी को और ले रहे हैं। देखो अब एक बात ध्यान रखना, जैसे ये मार्कर मेरे लिए 20 रुपए का है तो किसी और के लिए 20 रुपए का है। लेकिन अब मान लो जैसे हमारे कोचिंग में ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इसको, तो क्या होगा, हम जो इसको खरीदेंगे तो उसकी क्वांटिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन अगर कोई छोटा कोई कोचिंग सेंटर है, या फिर मान लो जिसके घर पे सिर्फ ओनली 1 ट्यूशन चलता है, या फिर ओनली वो छोटी क्लासेज ही चलती है, या फिर ज़्यादा क्लासेज नहीं है, तो वो सिर्फ एक ही मार्कर से उनका काम हो जाता है, तो वो क्या करेंगे, कम मार्कर खरीदेंगे। तो उन्होंने एक मार्कर खरीदा, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, वी नीड मोर मार्कर्स, तो हम ज़्यादा खरीदेंगे। तो इस प्रकार से अब जो बी है उसके क्या है, प्राइस तो वो की वो रहने वाली है मार्केट में, लेकिन जो संख्या है ना, यूनिट्स, वो ज्यादा है। देखो कैसे, जब प्राइस 1 रुपीज होती है तो क्वांटिटी ऑफ एक्स कितनी है, तो यहाँ पर 6 है। जैसे ही, लेकिन नेचर वही रहेगा, जैसे प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि लोग, जब वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो लोग उसे कम खरीदते हैं या फिर खरीदना कम कर देते हैं। लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, वो अपन एक्सेप्शंस के केस में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे क्या है, जैसे ही प्राइस 2 रुपीज हो गई तो क्वांटिटी कितनी हो गई, 5। जैसे ही प्राइस 3 रुपीज हो गई तो क्वांटिटी कितनी हो गई, 4। और इस प्रकार से अपन ने देखा, जैसे ही प्राइस 4 रुपीज हो गई तो क्वांटिटी कितनी हो गई, 3। मतलब हम देख सकते हैं दोनों में नेचर सेम है, भले ए हो भले बी हो, प्राइस बढ़ती है क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि जब प्राइस 4 थी तो कितनी क्वांटिटी थी, 1। लेकिन जैसे ही प्राइस कम हुई, देखो प्राइस 4 से कितनी हो गई, 3 रुपीज, तो कितना खरीदा, 2 खरीदा। बी ने क्या किया, जैसे ही प्राइस 4 से 3 हो गई, पहले 3 खरीदा था, अब कितने हो गई, 4। तो इस प्रकार से ये किसकी हो गई, डिमांड बी की। अब देखो ये दोनों अगर अपन इंडिविजुअली देखें, व्यक्तिगत रूप से देखें, तो ये दोनों व्यक्तिगत मांग अनुसूची है। क्या है, व्यक्तिगत मांग अनुसूची। और इनको क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत मांग। क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत मांग। लेकिन अब मैं बोलूं बाजार मांग सूची क्या होता है, दोनों को जोड़ दो तो आपको कौन सी मिलेगी, बाजार मांग अनुसूची। अब यहां पर देखिए, यहां पर आप देखेंगे 1 रुपए पर कितनी डिमांड है, इसकी है 4, इसकी है 6, दोनों मिला के कितनी हुई, 10। यहां पर ये 10 मार्केट डिमांड आ गई। यहां पर 5 + 3 दोनों मिला के कितनी हो गई, 8, तो कितनी आ गई, 8 आ गई। उसके बाद यहां पर 4, यहां पर 2, देन 6। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि जब इंडिविजुअल डिमांड को आप ऐड करते हो तो आपके पास क्या आ जाती है, मार्केट डिमांड। इसी प्रकार से 3 + 1 कितना हो गया, 4। तो अब आप बाजार मांग का अर्थ क्या होता है उसको देखिए। किसी एक निश्चित समय में
सभी उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली वस्तुओं की मात्राओं का योग। अगर आप गौर करोगे यहाँ पर सिर्फ दो शब्दों का फर्क है, ऊपर वाली और नीचे वाली जो मीनिंग लिखी हुई है, जो अर्थ है, उन दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पर एक उपभोक्ता है, यहाँ पर सभी उपभोक्ता है। पूरे मार्केट का मतलब ही क्या होता है, ग्रुप ऑफ कस्टमर्स, गॉट इट। उसके बाद उनकी मात्राओं का योग। देखो अपन ने यहाँ पर क्या किया, इसकी जो क्वांटिटी थी और इसकी जो क्वांटिटी थी, उन दोनों को क्या कर लिया, ऐड कर लिया, तो क्या आ गई, मार्केट डिमांड। अब हम समझते हैं, अब हमने क्या समझा, पहले तो मांग अनुसूची, उसमें क्या देखा, व्यक्तिगत मांग अनुसूची, बाजार मांग अनुसूची। फिर हमने क्या सीखा, व्यक्तिगत मांग क्या होती है, बाजार मांग क्या होती है। अब हम देखेंगे मांग वक्र, व्यक्तिगत मांग वक्र, बाजार मांग वक्र। अब हम बात करते हैं मांग वक्र के ऊपर। देखो दो प्रकार की मांग थी, व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग। तो अब हम देखने वाले हैं कि मांग वक्र, डिमांड कर्व। तो चलिए, जो ये वैल्यूज थी इनको क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब अपन लास्ट वाले लेक्चर में देख चुके हैं, क्वांटिटी को कहाँ रखना है, क्वांटिटी को रखना है एक्स ओरिजिन पे, और आपको क्वांटिटी को कहाँ रखना है, एक्स एक्सिस पे, और जो प्राइस है उसको कहाँ रखना है, वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अपन ने क्या पुट कर ली, यहाँ पर अपन ने रख ली क्वांटिटी, रख ली। किसकी क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी ऑफ एक्स है। अब यहाँ पर क्वांटिटी कितनी है उसको देखिए। सबसे पहली बात करते हैं, क्वांटिटी है यहाँ पर 4 3 2 1, और प्राइस कितनी है 1 2 3 4। तो प्राइस तो कॉमन है, तो पहले प्राइस अपन लगा देते हैं यहाँ पर, ये 1 2 3 4। ये इंक्रीजिंग नेचर में इसलिए मैंने लगाई यहाँ पर, ठीक है। इसलिए समझना है कि भाई प्राइस बढ़ रही है इसलिए। अब क्वांटिटी बढ़ रही है 1 2 3 4। ऐसे कैसे, अब इसको समझते हैं। ये जो वैल्यूज थी यहाँ पर इनको रखते हैं, ठीक है। तो जब प्राइस 1 थी, जब प्राइस 1 रुपीज थी, तो क्वांटिटी कितनी थी। अब आप देखेंगे प्राइस कम है तो क्वांटिटी क्या थी, ज़्यादा थी। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पर आ गए और ये 4, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं, जैसे ही प्राइस बढ़ गई, क्या हुआ, प्राइस बढ़ गई तो क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई। यहाँ पर आइए, ये देखो, जैसे ही प्राइस 2 रुपीज़ हुई तो क्वांटिटी कितनी हो गई, 3 हो गई। जैसे ही प्राइस 3 रुपीज़ हुई तो क्वांटिटी और क्या हुई, क्वांटिटी और कम हुई। तो यहाँ पर आ गए अपन 3 रुपीज़ पे कितनी क्वांटिटी, 2। और जैसे ही प्राइस 1 रुपीज़ हो गई, जैसे ही प्राइस 4 रुपीज़ हो गई तो क्वांटिटी और घटकर कितने पे आ गई, 1 पे आ गई। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं पता है, अपन यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है, और जैसे ही प्राइस कम होती है क्वांटिटी बढ़ती है। लेकिन ये अपन क्या पढ़ रहे हैं, ये अपन पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब ये जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हुए इनको क्या कर लो, मैच करो, ठीक है। तो चलिए मैच करते हैं। ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये देखो 1 2 3 4। इसको क्या नाम देंगे, डिमांड कर्व। क्या नाम देंगे, डिमांड कर्व। इसका स्लोप किसकी और है, डाउनवर्ड है। ये देखिए, ये हो गया डिमांड कर्व। ये कौन सा कर्व है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। कौन सा है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब बात करते हैं मार्केट डिमांड कर्व की। तो अपन ने क्या सीखा था, बाजार मांग वक्र कैसे मिलेगा, जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, जो व्यक्तिगत मांग वक्र, उनको जोड़ने पर ही क्या आता है, बाजार मांग वक्र आएगा। क्योंकि इंडिविजुअल डिमांड कर्व कैसे आएगा, बाजार मांग वक्र को जोड़कर। क्यों, रीजन उठता है भाई, इंडिविजुअल डिमांड जुड़ के तो क्या बनती है, मार्केट डिमांड बनती है। तो सबसे पहले क्या बनाने पड़ेंगे, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। फिर उनको अपन समझने के लिए देख सकते हैं, इन दोनों को जोड़ा तो वो क्या हो गई, मार्केट डिमांड। तो अब मार्केट डिमांड सीखने के लिए पहले क्या सीखना पड़ेगा, इंडिविजुअल डिमांड। वो अपन ने सीख लिया। तो अब पहले क्या करते हैं, मार्केट डिमांड बनती कैसे है, इंडिविजुअल डिमांड को जोड़कर। तो इंडिविजुअल डिमांड ए की और बी की, मतलब कि व्यक्तिगत मांग ए की और बी की, इन दोनों के डायग्राम बना देंगे। फिर ये दोनों जुड़ गए तो ये कौन सी हो गई, मार्केट डिमांड। तो सबसे पहले इनमें वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर क्वांटिटी कितनी थी, 1 2 3 4, और यहाँ पर प्राइस कितनी थी, 1 2 3 एंड 4। और यहाँ पर क्वांटिटी कितनी थी, 1 2 3 4 5 6। सर यहाँ पर 6 कैसे हो गई भाई, यहाँ पर जो बी की जो क्वांटिटी वो जो डिमांड कर रहा है वो कितनी है, 6 5 4 3। तो उसकी मैक्सिमम कितनी है, 6 है क्वांटिटी। लेकिन प्राइस तो दोनों के लिए सेम रहेगी। तो प्राइस यहाँ पर क्या आ जाएगी, 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पर क्या ध्यान देना है, वापस वही सिस्टम कि भाई 1 रुपये जब था तो कितनी क्वांटिटी थी, 2 पे था तब कितनी थी। वापस वही बात, जब 1 रुपये प्राइस थी तो क्वांटिटी कितनी थी, तो डियर थी अपने 4 थी, ठीक है। जब प्राइस कितनी हो गई, 2 रुपीज़ हो गई तो क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई। क्योंकि प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम। वैसे कैसे, जब प्राइस बढ़ गई 3 रुपये हो गई तो क्वांटिटी और कम हो गई। जब प्राइस बढ़ गई तो और क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई। इस प्रकार से प्राइस जब बढ़ती है तो क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है। और जब प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी क्या होती है, बढ़ती है। अब इन पॉइंट्स को क्या कर देंगे अपन, मिला देंगे। ये जो यहाँ पर इंटरसेक्ट हुए, यहाँ पर इनको क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। फिर से क्या बन गया, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है।
अब हम बात करते हैं बी की। तो बी में क्या सिस्टम है, जब प्राइस 1 रुपीज़ है, कितनी है, जब प्राइस 1 रुपीज़ है तो क्वांटिटी कितनी है, 6 है। तो यहाँ पर आओ, जब प्राइस 1 रुपीज़ है तो क्वांटिटी कितनी है, 6। ये यहाँ पर आइए आप सीधा, ठीक है, ये यहाँ पर। जब प्राइस 2 रुपीज़ है, कितनी है, जब प्राइस 2 रुपीज़ है तो क्वांटिटी कितनी है, 5 है। 5 पे आइए, ये देखिए यहाँ पर जब प्राइस 2 रुपीज़ है तो क्वांटिटी कितनी है, ये 5 है। जब प्राइस 3 रुपीज़ है तो क्वांटिटी कितनी है, 4 है। तो यहाँ पर 3 पर होने पर कितनी है, 4 है। यहाँ पर ये आइए 4 पे, ठीक है। अब जब प्राइस 4 है तो क्वांटिटी कितनी है, 3 है। तो अब यहाँ पर आइए, अब किसी बच्चे के दिमाग में सवाल आएगा कि सर यहाँ पर ये क्वांटिटी ज़्यादा क्यों है इसकी। भाई हर किसी की फैमिली की साइज सेम थोड़ी होती है। ये जो बी है इसकी फैमिली मोटी है, इसके परिवार में ज़्यादा मेंबर है। तो ए के जब 1 रुपीज़ होती है प्राइस तो उसकी क्वांटिटी 4 होती है डिमांड की, और इसके कितनी होती है, 6 होती है। जितने ज़्यादा मेंबर उतनी क्वांटिटी की ज़्यादा डिमांड करेंगे। तो यहाँ पर भी हम इन पॉइंट्स को मिला देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, इंडिविजुअल डिमांड। फिर से वापस वही बात की, ये तो सर वापस इंडिविजुअल डिमांड है, बिल्कुल। लेकिन मैंने क्या कहा था, इंडिविजुअल डिमांड को जोड़ने पर क्या मिलती है, मार्केट डिमांड। अब जरा देखिए, ये तो दो डायग्राम अलग, इन दोनों को मिले, ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, मार्केट डिमांड। तो ये दोनों का मिलावट वाला रूप, मिक्स रूप कौन सा है, ये वाला है। ये वाला यहाँ पर कौन सा दिया हुआ है, मार्केट डिमांड का। कौन सा दिया हुआ है, मार्केट डिमांड का। अब इसको समझते हैं। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा। अब जैसे यहाँ पर जब प्राइस 1 रुपीज़ है तो इसकी क्वांटिटी कितनी है, 4। जब इसकी प्राइस 1 रुपीज़ है वापस तो क्वांटिटी कितनी है, 6। तो 6 और 4 कितने हो गए, 10। ये का ये हमने यहां पर समझा था। ये देखिए क्वांटिटी 4 + 6 तो मार्केट डिमांड कितनी आई थी, 10। जब क्वांटिटी इसकी 3 + 5 तो कितनी आई थी, 8। तो अब क्या करना है, कोई लोड नहीं लेना अपन को। यहां पर आप वैल्यूज को रख दीजिए। यहां पर वैल्यू कितनी आएगी, यहां पर वापस वही मैक्सिमम मार्केट डिमांड में क्वांटिटी कितनी हो रही है, 10 हो रही है। कितनी हो रही है, 10। तो आप कितना करिए, 10 तक इसमें लिख दीजिए। ये रहा क्वांटिटी। यहां पर नीचे बाय द वे क्या है, नीचे है क्वांटिटी, और यहां पर इस साइड में क्या है, प्राइस है, ठीक है। वाई एक्सिस पे क्या अपन ने पुट किया है, वैल्यूज, मतलब कि प्राइस, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, क्वांटिटी। तो यहाँ पर वापस यहाँ पर भी क्या थी, प्राइस, यहाँ पर क्वांटिटी। अब बात करते हैं क्वांटिटी की। यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बोर्ड छोटा पड़ रहा है, यहाँ पर आ जाते हैं अपन, ये 10 यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। आपको नोटबुक में प्रॉपरली लिखना है। फिर यहाँ पर आते हैं, अब प्राइस कितनी, प्राइस तो वही रहने वाली है, 1 2 3 और 4। इस प्रकार से अपन ने प्राइस को लिख दिया, क्वांटिटी को लिख दिया। अब बात करते हैं वापस वही कि भाई इनमें रिलेशन। तो जब प्राइस 1 रुपीज़ है तो मार्केट डिमांड कितनी है, 10। यहाँ पर आ जाइए, जब प्राइस 1 रुपीज़ है तो मार्केट डिमांड कितनी है, ये रही अपने 10, ठीक है। जब प्राइस 2 रुपीज़ है, जब प्राइस 2 रुपीज़ है तो मार्केट डिमांड कितनी है, 8। जब प्राइस 2 रुपीज़ है तो मार्केट डिमांड है अपने ये यहाँ पर 8, ये देख लीजिए, ये यहाँ पर 8 पे आ गया। उसके बाद जब प्राइस 3 रुपीज़ है तो मार्केट डिमांड कितनी है, 6। जब प्राइस 3 रुपीज़ है तो मार्केट डिमांड है 6, ये अपन आ गए 6 पे, ये 6 पे आ गए। उसके बाद लास्ट में जब प्राइस 4 रुपीज़ है तो मार्केट डिमांड कितनी है, 4। तो आप आइए 4 पे, ये यहाँ पर 4, ये डिमांड हो गई 4, और उसके बाद प्राइस हो गई 4। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, सेम जैसा इंडिविजुअल डिमांड में था वैसा वैसा मार्केट डिमांड में। जब प्राइस कम हो रही है तो क्वांटिटी बढ़ रही है, जब प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी कम हो रही है। तो इस प्रकार से अब इन पॉइंट्स को क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। ये पॉइंट अपन ने मिला दिए, ठीक है। यहाँ पर तो अब ये कौन सा डिमांड कर्व बन गया, ये बन गया मार्केट डिमांड कर्व। कौन सा बन गया, बाजार मांग वक्र। तो आज हमने क्या देखा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है, मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है, इनके बारे में जाना। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, मतलब कि डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। मांग को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं उनको देखते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों में आपको जब पढ़ रहे हो तो आपको दिमाग में 2 बातें याद रखनी है कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्व जब पूछे तो आपको डायरेक्टली ये 7 पूरे 5 और ये 2 7 पूरे लिखने हैं। लेकिन अगर इंडिविजुअली पूछ ले ऐसे व्यक्तिगत मांग को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं तो ये 5, और बाजार मांग को कौन से तत्व प्रभावित करते हैं तो आप कौन सा लिखेंगे, ये 2। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। सबसे पहली बात आती है वस्तु की स्वयं की कीमत। भाई ये कैसे, तो अपन ने क्या देखा था अभी, इंडिविजुअल डिमांड कब देखा था, प्राइस बढ़ रही थी तो क्वांटिटी क्या हो रही थी, कम हो रही थी। मतलब वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो लोग उसको खरीदना क्या कर देते हैं, कम कर देते, और वस्तु का मूल्य कम होता है तो लोग क्या करेंगे, उसको खरीदना ज़्यादा शुरू करेंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, यहाँ पर ये हमेशा पॉसिबल नहीं है, यूं नहीं कि ये हमेशा होगा। कैसे, मान लो अब जैसे मान लो
किसी वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है, लेकिन उस आदमी, अब वो मूल्य बढ़ रहा है तो वो अपन को क्या पड़ रहा है, महंगा पड़ रहा है, लेकिन जो व्यक्ति उस माल को खरीद रहा था उसकी इनकम बढ़ गई, उसकी सैलरी बढ़ गई, तो महंगी चीज उसको महंगी नहीं लगेगी, तो भी वो मूल्य बढ़ रहा है तब भी उसे ज्यादा खरीदेगा। तो यहाँ पर तो क्या हो गया कि सर वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो भी ज्यादा खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इन घटकों को आप जब पढ़ रहे हो, इन तत्वों को जब पढ़ रहे हो, तो आपको दिमाग में एक बात याद रखनी है जिसे क्या बोलते हैं, सेट्रिस पेराइबस। क्या बोलते हैं, सेट्रिस पेराइबस। अब सेट्रिस पेराइबस का मतलब क्या होता है, व्हेन अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम, मतलब कि ये रिलेशन कब होगा कि प्राइस बढ़ रही है और क्वांटिटी कम हो रही है, और प्राइस कम हो रही है और क्वांटिटी बढ़ रही है। ये कब होगा, जब दूसरे घटकों को स्थिर माना जाए, दूसरे तत्वों को स्थिर माना जाए। अब दूसरे तत्व कौन से, मान लो कि उपभोक्ता का जो शौक है, जो पसंद है, जो रुचि है, उसमें चेंज नहीं आ रहा है। जैसे मान लो अगर प्राइस कम भी हो गई, लेकिन तो अब क्या होगा, होना तो क्या चाहिए कि उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़नी चाहिए, लेकिन कंज्यूमर के दिमाग में वो फैशन, वो जो ट्रेंड था वो दिमाग से हट चुका है, मतलब उसको वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, तो प्राइस कम होने के बावजूद वो उसको नहीं खरीदेगा। तो यहाँ पर तो फिर क्या हो गया कि यार वस्तु की कीमत तो प्रभावित ही नहीं कर रही है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि ये सेट्रिस पेराइबस को दिमाग में रखना है कि ये सब कब सच होंगे, कब इनको आप अप्लाई कर सकते हो, जब ये माना जाएगा, जब एक एक तत्व को पढ़ रहे हो तभी दिमाग में क्या रखना है कि व्हेन अदर थिंग्स रिमेन सेम, दूसरे घटक क्या रह रहे हैं, स्थिर रह रहे हैं। क्या रह रहे हैं, दूसरे घटक स्थिर रह रहे हैं। ये कहां से आया, ये लैटिन फ्रेज है, ये लैटिन शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है कि दूसरी कंडीशंस को क्या माना जाए, सेम माना जाए, मतलब कि जो दूसरी परिस्थितियां उन्हें क्या माना जाए, स्थिर माना जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं वस्तु की स्वयं की कीमत। तो यहां पर वापस वही रूल, जब प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी, और जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये क्या है, वस्तु की स्वयं की कीमत भी मांग को क्या करती है, प्रभावित करती है। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट क्या है, संबंधित वस्तुओं की कीमत। संबंधित वस्तु, तो पहले इसको समझने के लिए पहले आप समझिए असंबंधित वस्तु क्या होती है। जैसे मान लीजिए, ठीक है, आपकी जो नोटबुक्स है, क्या है, नोटबुक्स, और अब नोटबुक्स और आप लीजिए स्वीट्स। अब स्वीट्स का और नोटबुक्स का कोई रिलेशन है क्या, मिठाई का और किताबों का कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अब अगर मैं कहूँ कार और पेट्रोल, तो ये क्या होगा, रिलेटेड होगा, क्योंकि पेट्रोल किस में डाला जाता है, कार में डाला जाता है। भाई मिठाई का तो किताब से कोई रिलेशन नहीं है। अब मैं बोलूँ पेन और इंक, इंक किस में डाली जाती है, इंक पेन में, तो उसमें आप डालोगे तो वो क्या हो गए, रिलेटेड हो गए। शूज और उसकी पॉलिश, तो वो क्या हो गए, रिलेटेड हो गए। तो कहने का मतलब रिलेटेड प्रोडक्ट कौन से, जो क्या है, संबंधित है एक दूसरे से, जिनका एक दूसरे के साथ काम चलता है। तो यहां पर क्या हो गई, संबंधित वस्तुओं की कीमत। अब संबंधित वस्तुओं की कीमत कैसे प्रभावित करती है, इसको हम देखते हैं। संबंधित वस्तुओं की जब भी बात करें तो आपको दो पॉइंट दिमाग में रखने हैं। संबंधित वस्तु दो प्रकार की, एक तो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या, पूरक वस्तु है। क्या वस्तु है, पूरक वस्तु। और सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या हो गया, प्रतिस्थापित वस्तु है, प्रतिस्थापन वस्तु है। तो अब देखते हैं पहले पूरक वस्तु है कि ये होते क्या है। पूरक वस्तु का मतलब क्या हुआ, जो एक दूसरे के साथ प्रयोग की जाती है। कैसे, एग्जांपल दे दिया, आप चाय पीते हैं, चाय में क्या डाली जाती है, शुगर डाली जाती है, ठीक है। उसके बाद आप एक और एग्जांपल लीजिए, कार में क्या डाला जाता है, पेट्रोल डाला जाता है। आप ब्रेड ले लीजिए, ब्रेड में क्या होता है, बटर डालते हैं आप। और आप मार्कर ले लीजिए, मार्कर में क्या होता है, इंक होता था, इंक और मार्कर। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, ये कौन से गुड्स है, ये है पूरक वस्तु है। कौन सी है, पूरक वस्तु है। तो सबसे पहले पूरक वस्तु की बात करते हैं। अब देखना यहां पर क्या होता है, पता है, पूरक वस्तु में जब एक वस्तु का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की क्वांटिटी कम होती है। मतलब मैंने क्या बोला, अगर मान लो चाय जो शुगर होती है, शक्कर, उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो लोग क्या खरीदना कम कर देंगे, पता है, तो लोग चाय पीना कम कर देंगे। तो क्वांटिटी किसकी कम हो गई, चाय की कम हो गई। इसको समझते हैं जरा। यहां पर अपन ने ले लिया, यहां पर ये क्या ले, अपन ने शुगर की प्राइस ले रहे हैं। यहां पर क्या ले रहे हैं, शुगर की प्राइस, और यहां पर क्या ले रहे हैं, क्वांटिटी ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, क्वांटिटी। तो जब शुगर की प्राइस कम थी, क्या थी, शुगर की प्राइस कम थी, तो क्वांटिटी क्या थी, ये थी क्वांटिटी किसकी, ये है टी की क्वांटिटी है। किसकी है, टी की। और ये प्राइस किसकी, ये प्राइस है शुगर की। तो अब यहां पर आपको ध्यान से समझना है, यहां प्राइस किसकी दी हुई है, शुगर की। तो जब शुगर की प्राइस पी है तो टी की क्वांटिटी कितनी है, Q1। अब जरा ध्यान से देखना, जैसे ही शुगर की प्राइस बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे ही P से P1 हो गई, जैसे ही प्राइस बढ़ गई, तो हमने क्या देखा था, इनवर्स रिलेशनशिप। एक वस्तु के मूल्य बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मात्रा कम हो जाती है। ध्यान से समझना है, यहां पर वस्तु के अब कौन सा मूल्य बढ़ रहा है, शुगर का मूल्य बढ़ रहा है। देखिए शुगर का मूल्य कितना हो गया, P1, P से P1 हो गया। क्वांटिटी किसकी कम हो रही है, चाय की। क्यों,
क्योंकि लोगों के जेब के ऊपर फर्क पड़ेगा। शुगर महंगी हो रही है तो चाय भी महंगी हो गई, तो लोग क्या करेंगे, चाय कम पिएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये जैसे ही प्राइस बढ़ गई, लोगों ने चाय पीना कम कर दिया, तो क्वांटिटी किसकी कम हो गई, चाय की। तो इसमें हमने क्या देखा, इनवर्स रिलेशनशिप। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको शॉर्ट में एक ही बात ध्यान रखनी है कि जब पूरक वस्तुओं की बात करें तो उनमें कैसा रिलेशन होता है, उनमें अप्रत्यक्ष संबंध होता है, या फिर क्या बोल सकते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पर ये तो हुई पूरक वस्तुओं की बात, इसको क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव रिलेशन। अब बात करते हैं प्रतिस्थापन वस्तुएं। सर प्रतिस्थापन का मतलब क्या हो, जो एक दूसरे का स्थान ले ले। अब जैसे मान लो, मैं एक बात कर दूं आपको, बॉल पेन है, ठीक है, उसकी जगह इंक पेन भी तो काम में ली जा सकती है। मान लो बाइक है, बाइक की जगह स्कूटर भी तो चलाया जा सकता है। और एग्जाम्पल लीजिए, आप कोका कोला पी रहे हैं, उसकी जगह पेप्सी पी सकते हैं, थम्स अप पी सकते हैं, स्प्राइट पी सकते हैं। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल। जहां ऑप्शन अवेलेबल है वो सब्स्टिट्यूट हो गया। क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट। मान लो आप इंग्लिश के टीचर से पढ़ रहे थे, इंग्लिश के टीचर मान लो वो सर नहीं आए, तो कोई दूसरी क्लास के टीचर, लेकिन वो भी है कौन से सब्जेक्ट के, इंग्लिश के, ये तो आप उनसे भी पढ़ सकते हो। अब ये बात रही कि वो कॉलेज वालों को पढ़ाते हैं, आप 12th में हो, लेकिन पढ़ तो सकते हो ना, सब्स्टिट्यूट तो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ऐसी वस्तु जो दूसरे का स्थान ले ले उसको क्या बोल देंगे, सब्स्टिट्यूट। अब जैसे मान ली यहां पर एग्जांपल लीजिए, टी और कॉफी इज द बेस्ट एग्जांपल। चाय महंगी हो गई, लोग क्या करेंगे, चाय को खरीदना कम करेंगे, चाय नहीं खरीदेंगे, अब उसकी जगह क्या पिएंगे, कॉफी पिएंगे। तो यहां पर कैसा रिलेशन है, एक की प्राइस बढ़ रही है तो दूसरे की क्वांटिटी बढ़ रही है। मैंने क्या बोला, एक की प्राइस बढ़ रही है तो दूसरे की क्वांटिटी बढ़ रही है। इसको इजी वे में समझने के लिए यहां रखते हैं अपन, यहां पर अपन ने रखा ये किसकी क्वांटिटी, यहां पर अपन ने रखते हैं पहले, सबसे पहले कॉफी, क्या रखते हैं, कॉफी की क्वांटिटी, और यहां पर रखते हैं अपन टी की प्राइस। तो आप जरा ध्यान से देखना, यहां पर ये पहले P और अब ये P1, यहां पर क्वांटिटी Q और Q1। अब जरा ध्यान से समझना, जब टी की प्राइस P थी, क्या थी, जब टी की प्राइस P थी तो कॉफी की क्वांटिटी कितनी थी, Q। ये देखिए यहां पर, लेकिन जैसे ही टी की प्राइस बढ़ गई, क्या हो गया, टी की प्राइस बढ़ गई, तो अब लोग क्या करेंगे, अब लोग टी कम खरीदेंगे और किसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, कॉफी की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो यहां पर देखो, जैसे ही टी की प्राइस बढ़ गई, ये बढ़ गई, तो यहां पर लोगों ने क्या कर लिया, लोग स्विच हो गए। क्या हो गए, स्विच हो गए, मतलब लोगों ने चाय पीना कम कर दिया और कॉफी पीना शुरू कर लिया। तो यहां पर क्या हो गया, Q से Q1, किसकी क्वांटिटी बढ़ी, कॉफी की। तो इस प्रकार से आप देखिए यहां पर डायग्राम पूरा चेंज हो गया। यहां पर ये डायग्राम, ये कौन सा जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, ये कर्व कैसे जा रहा है, अपवर्ड, ऊपर की तरफ। मतलब ये कैसा रिलेशन है, ये पॉजिटिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव। और ये कौन सा डिमांड कब हो गया, अपवर्ड, ऊपर की ओर है, मतलब कि ये ऊपर जा रहा है, ये डाउनवर्ड नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापन वस्तुओं के मध्य इस प्रकार का संबंध पाया जाता है। कैसा संबंध पाया जाता है, यहां पर प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है, मतलब कि एक की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे की क्या बढ़ती है, क्वांटिटी बढ़ती है। ये ध्यान रखना है यहां पर। अब हम बात करते हैं तीसरे तत्व की। तीसरा तत्व क्या है, उपभोक्ता की आय। यहां पर भी आपको वही बात ध्यान रखनी है। यहां पर क्या हो रहा है, उपभोक्ता की आय बढ़ने पर क्वांटिटी बढ़ती है। मैंने बोला था कि नहीं, जरूरी नहीं है कि वस्तु की कीमत बढ़ी तो क्वांटिटी कम हो। ये कब होगा, जब सेट्रिस पैराइबस, मतलब क्या हो गया, जब दूसरे तत्व, दूसरे जो घटक है उनको क्या रखा जाए, स्थिर रखा जाए। तो अब बात करते हैं अपन उपभोक्ता की आय की। माना कि उपभोक्ता की आय पहले इतनी थी, मतलब कि इनकम का लेवल ये था, तो क्वांटिटी कितनी थी, ये थी, ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करते हैं कि उपभोक्ता की आय बढ़ गई। क्या हो गया, उपभोक्ता की आय बढ़ गई, ये इनकम का लेवल I से I1 हो गया। तो अब वो क्या करेंगे, इनकम का लेवल बढ़ गया तो ज्यादा क्वांटिटी की डिमांड करेंगे, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, Q1। और अब देख लीजिए ये वापस किधर गया, ये वापस इधर गया। तो इस प्रकार से अपन ने क्या देखा, जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो क्वांटिटी की जो मात्रा होती है वस्तु की वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब देखो यहां पर एक बात ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है कि ये भी हमेशा हो। जो विलासिता की वस्तु होती है उनकी डिमांड बढ़ती है, लेकिन जो निकृष्ट वस्तु है, ये वर्ड आपके बुक में है, निकृष्ट वस्तु है, मतलब कि सस्ती क्वालिटी का गुड्स, मतलब अच्छी क्वालिटी का जो गुड्स नहीं है वो वाला, जिसको गिफिन गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गिफिन गुड्स। अब जैसे बाजरा ले लो, ठीक है, आप मक्का ले लो। आप जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप ये नहीं खाओगे, आप चावल लोगे, ठीक है। कहने का मतलब प्रीमियम प्रोडक्ट्स ही आप बाय करोगे, आप खरीदोगे। तो इस प्रकार से अपन ने क्या देखा कि जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो क्वांटिटी भी क्या होती है, बढ़ती है। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, उपभोक्ता की पसंद या रुचि। ये बहुत ही इजी पॉइंट है। कैसे,
जिस प्रोडक्ट में आपको इंटरेस्ट होगा, जिस प्रोडक्ट में आपका मन लगेगा कि यार ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये फैशन में चल रहा है, उसकी प्राइस बढ़ेगी भी तो भी आप उसको खरीदेंगे। तो कहने का मतलब मांग को कौन सा तत्व प्रभावित करता है? उपभोक्ता की पसंद या रुचि भी। अब नेक्स्ट पे आते हैं भविष्य के बारे में उपभोक्ता की प्रत्याशा। इसको क्या बोलते हैं? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्राइस। कि भाई ये जो प्रोडक्ट है, अगर आपको लग रहा है, मान लो आज इस मार्केट की वैल्यू कितनी है? 20 रुपए, लेकिन मुझे पता चल गया कि 2 महीनों बाद मार्केट में मार्कर नहीं मिलने वाला है, मतलब इसकी जो अपना स्टॉक है वो कम होने वाला है, या फिर मुझे पता चला कि इसकी प्राइस बढ़ने वाली है, बड़ी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा पता है? बड़ी नहीं है प्राइस, फिर भी मैं अभी इसकी डिमांड ज्यादा कर लूंगा, तो ये क्या हो गया कि इसकी प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाली है, तो अपन पहले से ही उसको खरीद लेते हैं। ऐसा किस में होता है? गोल्ड में होता है। जैसे अपन को पता चलता है कि गोल्ड की मार्केट में वैल्यू और बढ़ने वाली है, तो अपन उसको और ज्यादा खरीदते हैं। इस प्रकार से ये कौन से तत्व हुए? ये हुए व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। अब हम बात करते हैं बाजार मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। अब बाजार मतलब क्या हो गया? ग्रुप ऑफ कस्टमर्स, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले क्या है? जनसंख्या का आकार एवं संरचना। दो बातें यहाँ पर, आकार एवं संरचना। आकार का मतलब क्या हो गया? साइज। संरचना का मतलब क्या हो गया? स्ट्रक्चर। जब साइज की बात की जाए तो कैसी साइज है, मतलब ज्यादा जनसंख्या है कि कम है? जैसे मान लो चाइना ले लो, इंडिया ले लो, भारत अपना कैसा देश है? बहुत जनसंख्या विस्फोट वाला देश है, मतलब अपने यहाँ जनसंख्या भरी पड़ी है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ एफएमसीजी प्रोडक्ट, कौन से? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। कैसे? खाने पीने की चीजें, मतलब कि जिनकी जो जल्दी क्या हो जाता है? खत्म हो जाते हैं। तो ऐसी चीजों की यहाँ पर डिमांड क्या होगी? ज्यादा होगी। अब बात करते हैं संरचना की। स्ट्रक्चर में क्या आ गया कि वहां की पॉपुलेशन का टाइप कौन सा है? यूथ है वहां पर, कि सब ओल्ड एज वाले लोग हैं, कि सब न्यू एकदम, मतलब कि अभी बेबी बॉर्न हुए। जैसे मान लो अभी सब जगह मान लो छोटे छोटे बच्चे ही है, जैसे उसकी जनसंख्या में ज्यादातर संख्या किनकी है? छोटे छोटे बेबीज की है। तो वहां पर किसकी डिमांड होगी? वहां पर होगी नेपी की, ठीक है, जॉनसन बेबी पाउडर की, ऐसी डिमांड होगी। लेकिन अगर वहां पर यूथ है, क्या है? जवान लोग है, तो वहां पर किसकी होगी डिमांड? लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट की। वहां पर और किसकी डिमांड होगी? जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स होते हैं, जो अपने मान लो ये फैशन के जो चीजें होती है, उनकी डिमांड ज्यादा होगी। अगर वहां पर ओल्ड एज लोग हैं, मतलब मान लो अपने बूढ़े लोग हैं, कौन से बूढ़े, तो वहां पर किसकी डिमांड होगी? मेडिसिन की। और किसकी होगी? जो ओल्ड लोग यूज करते हैं। तो अपन ने क्या देखा कि जैसी जनसंख्या के आकार है, जैसी संरचना है, वैसी क्या होगी? डिमांड होगी। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, राष्ट्रीय आय का वितरण। जरा इसको ध्यान से देखना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। कैसे? अगर समान वितरण है और असमान वितरण है। अब जरा ध्यान से समझो, समान वितरण तो क्या होगा पता है? जो नॉर्मल गुड्स है, क्या है? सामान्य वस्तुएं हैं, उनकी क्या होगी? डिमांड ज्यादा होगी, मतलब रोटी कपड़ा मकान की डिमांड होगी। और बात करते असमान वितरण है, आय का वितरण कैसा है? असमान, मतलब कुछ लोगों की इनकम बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा जनसंख्या की जो डिमांड है वो क्या है? कम है। तो अब अपन क्या मानेंगे कि असमान अगर आय का वितरण है, तो वहां पर लग्जरियस गुड्स, कैसे? लग्जरियस आइटम, जो विलासिता की वस्तु है, उनकी डिमांड क्या होगी? ज्यादा होगी। जो लग्जरियस लाइफ जी रहे उनके प्रति मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि कौन से डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड है, मतलब मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, उनको हमने डिटेल में देखा। अब हम देखने वाले हैं मांग का नियम, मतलब कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, उसको समझते हैं। बहुत इजी है, इसको कैसे समझना है? एक ही बात ध्यान रखनी है, 2 मिनट का है। कैसे? When other things remain the same, दूसरे तत्वों को क्या मानो? स्थिर मानो, वस्तु की कीमत को छोड़कर, तो क्या होगा? तो वस्तु की कीमत और उसकी मात्रा के बीच में कैसा संबंध होता है? अप्रत्यक्ष संबंध होता है। बस इतना ही मांग का नियम है। क्या? कि जब प्राइस बढ़ती है तो वस्तु की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और जब वस्तु की प्राइस कम होती है तो वस्तु की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसे क्या बोलते हैं? मांग का नियम। लेकिन ये कब होगा? एक ही कंडीशन दिमाग में रखनी है, क्या? When other things remain the same, जब दूसरे घटक क्या माने जाए? स्थिर माना जाए। खाली कौन सा घटक परिवर्तन होगा? वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा। इसको आप यहां पर देख सकते हो, मैंने यहां पर ये लाइन खींची, ये क्या हो गई? ये हो गई प्राइस। क्या हो गई? ये हो गया प्राइस। यहां पर अपन ने क्या ले ली? क्वांटिटी। क्या ले ली? क्वांटिटी। ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। यहां पर अपन ने ली क्वांटिटी 1 2 3 4, यहां पर अपन ने प्राइस ली 1 2 3 4। अब मैं यहां पर ध्यान देना, मैंने क्या बोला है? व्हेन अदर थिंग्स रिमेन द सेम, खाली वस्तु की प्राइस चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है? वस्तु की प्राइस। लेकिन क्या चेंज नहीं हो रहा है? उपभोक्ता की आय, रुचि, जनसंख्या में परिवर्तन, कुछ भी नहीं हो रहा है। बाकी सारी चीजें कैसी है? स्थिर है। तो क्या होगा? तो यहां पर इनवर्स रिलेशनशिप होगी। कैसी होगी? इनवर्स। इनवर्स का मतलब कैसा? अप्रत्यक्ष। तो मतलब क्या हुआ? प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। देखो यहां पर जैसे ही प्राइस कितनी, यहां पर प्राइस 1 रुपीज थी, कितनी थी? 1, तो क्वांटिटी कितनी थी? 4।
जैसे ही प्राइस 2 रुपीज़ हो गई तो क्वांटिटी कितनी हो गई 3, जैसे ही प्राइस 3 रुपीज़ हो गई तो क्वांटिटी हो गई 2, और जैसे ही प्राइस 4 रुपीज़ हो गई तो क्वांटिटी कितनी हो गई 1। ये है मांग का नियम एकदम शॉर्ट में। तो कहने का मतलब अब यहाँ पर इन पॉइंट्स को मिला दो, ये क्या बन गया डिमांड कर्व। क्या बन गया डिमांड कर्व। इसको ही क्या बोलते हैं मांग का नियम। तो इस प्रकार से आज हमने क्या क्या देखा, व्यक्तिगत मांग अनुसूची, बाजार मांग अनुसूची, व्यक्तिगत मांग वक्र, बाजार मांग वक्र, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन सी मांग, व्यक्तिगत मांग को भी बाजार मांग को भी, और अपन ने क्या देखा मांग का नियम शॉर्ट में। ठीक है, डिटेल्स में अपन और आगे देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।